तो हमें चेकआउट करने के भी ये दो स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट करती है या नहीं, और अगर करती है तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों को कन्वर्ट कर देते हैं जी किसके अंदर, कार्टेशियन फॉर्मेट के अंदर। पहले वाले का पॉइंट क्या रहेगा जी, 1 कॉमा -1 कॉमा 0, एंड A1 B1 C1 बेसिकली क्या रहेगा जी, 2 0 एंड 1 ये रहने वाला है। इधर क्या रहेगा 2 कॉमा -1 कॉमा 0, और यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज क्या रहेगी 1 1 -1, इस तरीके से रहने वाला है। अब लिखते टाइम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स माइनस होते हैं, तो x -1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y +1 अपॉन 0 इज इक्वल टू z -0 अपॉन 1। इस तरीके से पहला वाला लाइन आएगा। दूसरा वाला लाइन x -2 अपॉन 1 इक्वल्स टू y +1 अपॉन 1 इक्वल्स z -0 अपॉन -1। इस तरीके से मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या रहता है जी हमारा, हम इनके कौन से वाले फॉर्मेट बनाते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्मेट बनाते हैं। लेट्स जस्ट से दिस इज इक्वल टू लैम्डा एंड दिस इज इक्वल टू म्यू। दोनों जगह पर देखो x y और z यही पार्ट सेम है, तो हम इनके वैल्यूज निकालेंगे जी इंडिविजुअल। यहाँ पर लाइन 1 के लिए और यहाँ पर लाइन 2 के लिए। x y और z का लाइन 1 के लिए देखो क्या मिलता है जी, x इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1, y इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू लैम्डा। लाइन 2 के लिए x इज इक्वल टू क्या मिला जी, म्यू प्लस 2, नेक्स्ट पे म्यू -1, नेक्स्ट पे z का वैल्यू मिला जी -म्यू। ये इक्वालिटी रहने की वजह से हमारे अब यहाँ पर 3 इक्वेशंस बनते हैं, ठीक है। मतलब ये रेफरेंस के लिए, बट इनको एडजस्ट करके हम प्रॉपर इक्वेशन वाले फॉर्मेट में बनाते हैं। 2 लैम्बडा +1 इज इक्वल टू म्यू प्लस 2, सब कुछ एक साइड पर लेकर आता है। 2 लैम्बडा माइनस म्यू इज इक्वल टू 1, ये रहेगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर देखो क्या मिला जी, यहाँ पर सीधा एक म्यू का वैल्यू मिल जाता है, म्यू -1 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है जी, लिटरली म्यू इज इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन। यहाँ पर क्या मिला जी, लैम्बडा इज इक्वल टू -म्यू, या फिर हम बोल सकते हैं जी लैम्बडा प्लस म्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से आगे कंफ्यूजन का दौर शुरू हो जाता है आपका। कोई भी दो इक्वेशंस लेकर सॉल्व करना है जी। लेट जैसे मैंने पहला और दूसरा उठाया, इफ म्यू इज इक्वल टू 0, म्यू इज इक्वल टू 0 अगर यहां पर रखेंगे तो लैम्बडा का वैल्यू क्या मिलता है, पुट म्यू इज इक्वल टू 0, यहां पर आपको क्या मिलेगा जी, 2 लैम्बडा इज इक्वल टू 1, तो आपको लैम्बडा का वैल्यू क्या मिलता है जी, 1/2 मिलता है। अब ये कौन से दो इक्वेशन सॉल्व करके किया है जी, पहला और दूसरा। पहला और दूसरे की वजह से हमें लैम्बडा का एक वैल्यू मिला और म्यू का एक वैल्यू मिला। अब ये दोनों वैल्यूज हम रिमेनिंग इक्वेशन में पुट करके देखेंगे, वी विल चेक आउट वेदर इट सेटिस्फाइज और नॉट। सेटिस्फाई होता है क्या, इफ म्यू इज इक्वल टू 0, लैम्बडा का भी वैल्यू 0 मिलना चाहिए, तो इसको सेटिस्फाई नहीं होता है। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो दो स्ट्रेट लाइंस है ये इंटरसेक्ट नहीं करती है। हमारे जो जो क्वेश्चंस में लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती है उनको प्लीज रखो बाजू में फिलहाल। क्यों, क्योंकि उनके बीच में क्या फाइंड आउट किया जाता है वो हम लेने वाले आज। ये क्लियर है, जहां पर इंटरसेक्ट हो रही है वहां पर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, बट जहां पर इंटरसेक्ट नहीं होती है वहां पर हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट रहता है। ये क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चले। थर्ड क्वेश्चन में कहां पर अटके थे, जो भी अटका था कोई यहीं पर अटके थे, एनीवन? क्लियर था सबका?
चलो फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन काफी इजी है सिंस इट इज इन कार्टेशियन फॉर्मेट। इसको लैम्बडा ले लिया जी और इसको म्यू ले लिया। क्विकली इक्वेशंस बनाने के, पहले वाले लाइन के लिए क्या बनेगा जी हमारा 4 लैम्बडा प्लस 5, ये क्या बनेगा जी 4 लैम्बडा प्लस 7, ये क्या बनेगा जी -5 लैम्बडा -3, यहां पर 7 म्यू प्लस 8, यहां पर म्यू प्लस 4, यहां पर 3 म्यू प्लस 5। आपके तीन इक्वेशंस एक साइड पे क्रिएट करते हैं। 4 लैम्बडा यहाँ पर रखा, 7 म्यू यहाँ पर लेकर आ गए, यहाँ का +5 उधर जाएगा -5, तो वहां पर बचेगा सिर्फ 3। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। 4 लैम्बडा यहाँ पर रखा, माइनस म्यू, +7 उधर जाएगा -7, तो यहाँ पर बचेगा जी -3। दिस इज अवर इक्वेशन 2। यहाँ पर ये -5 लैम्बडा को उधर भेज देते तो +5 लैम्बडा हो जाएगा। +5 लैम्बडा, वहां पर ऑलरेडी +3 म्यू है और वहां का +5 इधर आएगा तो -5, तो -3 -5 -8, ये बन जाएंगे जी हमारे तीन इक्वेशंस। यहां तक सब आ गए करेक्टली। तो देखो पहले और दूसरे को लेकर जाना कन्वीनियंट हो जाता है बिकॉज 4 लैम्बडा दोनों प्रेजेंट है, सब्ट्रैक्ट कर सकता है ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर वाला कोई भी पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दो। नीचे से ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट करते तो देखो ऊपर वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस ये और ये ऐसा, +4 -4 कैंसल, -1 +7 6 म्यू, -3 -6। तो देखो आपको यहाँ पर म्यू का वैल्यू क्या मिला जी -1 मिला। अब पहले और दूसरे को रेफर किया था वो, तो ये म्यू का वैल्यू किसी भी एक में डाल दो, किसी भी एक में, जैसे हमने सेकंड वाले इक्वेशन में डाल दिया, ठीक है। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, यहां पर क्या हो जाता है देखो जी 4 लैम्बडा माइनस म्यू, माइनस ऑफ -1 +1, बेसिकली 4 लैम्बडा +1 इज इक्वल टू -3, तो 4 लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी -4। लैम्बडा का वैल्यू क्या मिलेगा जी आपको, यहाँ पर लैम्बडा का वैल्यू मिलता है जी आपको -1। अब ये पहले दो इक्वेशंस लेकर सॉल्व किया तो ये म्यू और लैम्बडा का वैल्यू मिला। अब ये दोनों वैल्यूज को हम किसके अंदर डालकर चेकआउट करेंगे जी इक्वेशन 3 के अंदर, अगर सेटिस्फाई करता है तो आएगा -5 -3 -8, इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई करता है, मतलब हमारा ये वाला लाइन और ये वाला लाइन फॉर श्योर इंटरसेक्ट करता है। अब इंटरसेक्ट कर रहा है तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे जी इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब यही है, बराबर है। तो आइदर म्यू या फिर लैम्बडा, दोनों में से किसी का भी एक वैल्यू डाल दो। -4 +5 +1, -4 +7 +3 +5 -3, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलना चाहिए जी 1, 3, 2, सबको यही मिला है। जिनका हुआ नहीं है नोट डाउन कर लो, और खुद से जो क्वेश्चंस नहीं हुआ है, भले ही यहाँ पर आपको पता चल गया कैसे निकालना है आंसर, वापस से इस प्रोसेस के थ्रू जाओ। दीज आर लाइक ट्रेनिंग व्हील्स, अगर मैं आपको आंसर यहाँ पर बता रहा हूँ तो ट्रेनिंग व्हील्स में स्पीड मैटर नहीं करता। ट्रेनिंग व्हील्स में आपको लर्न करना है कि भाई हम कंट्रोल कैसे करेंगे फ्लो को, स्पीड विथ टाइम आ जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड foot of perpendicular from point
1,2,3 on line x minus 6/3 equals y minus 7/2 equals z minus 7 upon minus 2. Also find length of perpendicular. इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ सो दैट जो भी प्रोसेस है उसमें आपको कंफ्यूजन ना हो. मेक अ डायग्राम. आपको डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है. डायग्राम के ऊपर आपको पता चल जाएगा भाई गिवन डेटा क्या है और हमें फाइंड आउट क्या करना है. जैसे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, हमारा बाहर एक पॉइंट है, हमने इसको नाम दे दिया जी पी. दिस इज 1,2,3. यहाँ से हमारे स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला है. ये परपेंडिकुलर का जो पॉइंट है इट इज एम. हमारा जो स्ट्रेट लाइन है उसका इक्वेशन जो भी है उसके अकॉर्डिंग इसके डायरेक्शन रेशियोज हम निकाल सकते हैं. जैसे कि x minus 6 upon 3, y minus 7 upon 2, z minus 7 upon minus 2. इसको अगर आप इक्वल टू लैम्बडा अगर पुट करते हो, हम इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी एक रैंडम पॉइंट निकाल सकते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म के हिसाब से. तो हमारे m के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या बन जाते हैं. 3 लैम्बडा प्लस 6 कॉमा 2 लैम्बडा प्लस 7 कॉमा माइनस 2 लैम्बडा प्लस 7. तो 7 माइनस 2 लैम्बडा. कुछ इस तरीके से ये एक रैंडम पॉइंट रहेगा बट कहां पर? स्ट्रेट लाइन के ऊपर. लैम्बडा के अलग अलग वैल्यू के लिए ये अलग अलग पोजीशन लेगा. ये क्लियर है? अब इस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमें पता है क्या रहता है जी. जो डिनोमिनेटर अपना वही है 3, 2 एंड -2. ये इसके डायरेक्शन रेशियोज है. हमें p का कोऑर्डिनेट पता है, हमें m का कोऑर्डिनेट पता है, तो हम pm के भी डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं. एंड सिंस दिस स्ट्रेट लाइन एंड दिस लाइन सेगमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 आएगा. तो हम सीधा वो परफॉर्म कर सकते हैं. बट एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमने सीधा एक फॉर्मूला बनाया है जी. वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा. हमने एक फॉर्मूला बनाया. वो पर्टिकुलर लैम्डा का अगर वैल्यू डाला तो क्या होता है, हमें वो पॉइंट पता चल जाता है, हमें वो लैम्डा का वो वैल्यू पता चल जाता है जो हमें कौन सा वाला पॉइंट देगा जी? पॉइंट m देगा. और पॉइंट m यूनिक क्यों रहता है? बिकॉज pm इज परपेंडिकुलर ऑन स्ट्रेट लाइन. और एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट से कितने परपेंडिकुलर्स डाले जा सकते हैं? सिर्फ एक ही डाला जाएगा. तो हमने देखो लैम्डा का वैल्यू क्या लिखा था. इफ दिस इज x1 y1 z1 एंड दिस इज a b c एंड दिस इज अल्फा बीटा गामा. समझ में आ रहा है? x1 y1 z1 ऊपर वाला पॉइंट a b c, नीचे वाले डायरेक्शन रेशियोज एंड अल्फा बीटा गामा. दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट जहां से हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं. तो हमारा लैम्डा का वैल्यू रहता है जी a मल्टीप्लाइड विथ अल्फा माइनस x1 प्लस b मल्टीप्लाइड विथ बीटा माइनस y1 प्लस c मल्टीप्लाइड विथ गामा माइनस z1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. ये अगर हम लैम्डा का अगर वैल्यू डालेंगे तो हमें
m पॉइंट मिल जाता है। चलो लैम्बडा का वैल्यू क्या है देखो, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। आपका ये रहेगा -x1, ये रहेगा -y1, यहाँ पर रहेगा जी -z1, एंड दिस इज आवर अल्फा, बीटा एंड गामा। सो 3 multiplied with 1 minus 6 plus 2 multiplied with 2 minus 7 minus 2 multiplied with 3 minus 7 divided by 3 square plus 2 square plus 2 square। ठीक है, आपको देखो लैम्बडा का वैल्यू यहाँ पर 1 minus 6 minus 5, ये -15 हो जाएगा, 2 minus 7 minus 5, ये -10 हो जाता है, 3 minus 7 minus 4, ये +8 हो जाएगा। नीचे आपका 9 plus 4 plus 4, ये 17 हो जाता है, -25 + 8 -17 नीचे मिला जी +17, हमें लैम्बडा का वैल्यू क्या मिला -1, लैम्बडा का वैल्यू मिला जी -1। अब ये लैम्बडा का वैल्यू हम -1 पुट करेंगे जी यहाँ पर, और जैसे लैम्बडा का वैल्यू -1 पुट करेंगे हमें क्या मिल जाएगा जी, हमें पहला वाला पार्ट मिल जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा है। वी गेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर पुटिंग लैम्बडा इज इक्वल टू -1। देखो आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें वहां पर क्या था जी, 3 लैम्बडा + 6 2 लैम्बडा + 7 7 - 2 लैम्बडा, हमें लैम्बडा का वैल्यू मिला जी -1। सो पुट लैम्बडा इज इक्वल टू -1, हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाता है जी अब +3 +5 +9, दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है जी, इससे मैं आल्सो के बाद, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब P पॉइंट पता है 1, 2, 3, दिस इज पॉइंट M एंड दिस इज पॉइंट P 1, 2, 3। आपको लेंथ ऑफ PM पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन PM निकालना इजी है। डिस्टेंस बिटवीन PM क्या रहेगा जी हमारा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर। 4 + 9 13 + 36 49, √49 7। तो भाई हमारा जो भी परपेंडिकुलर हमने डाला उसका लेंथ क्या मिला जी हमें 7 यूनिट्स। क्या, अब व्हाट इफ ये क्वेश्चन का पूरा रेफरेंस हम ऐसे ही रखते हैं, व्हाट इफ अब हमें अगर पूछा गया फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट, इसका मिरर इमेज निकालना है। मतलब अगर P इधर है, अल्फा बीटा गामा, और आपको क्या पूछा गया है जी, आपको पॉइंट P' पूछा गया, लेट जस्ट से इसके कोऑर्डिनेट है जी अल्फा डैश, बीटा डैश एंड गामा डैश। अगर इस टाइप से अगर रहेंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगेन यहां तक का लैम्बडा डालकर ये पॉइंट फाइंड आउट करने तक का प्रोसेस सेम, यहां तक आना है सेम, हमने ये जो पॉइंट निकाला ना यहां तक सेम तरीके से आना है, पॉइंट M तक आ सकते हो, उसमें कोई डाउट है। इसके आगे बस सिंपल स्टेप, इफ
P dash is mirror image of P, मतलब M is midpoint of P and P dash. समझ में आ रहा है? मतलब अगर ये 1, 2, 3 हमें M क्या मिला जी? 3, 5, 9 मिलेगा. अब सिंपल इक्वेशन 1 प्लस अल्फा डैश बाई 2 इज इक्वल टू 3. अल्फा डैश मिल जाएगा. 2 प्लस बीटा डैश बाई 2 इज इक्वल टू 5. आपको बीटा डैश मिल जाएगा. 3 प्लस गामा डैश अपॉन 2 इज इक्वल टू 9. आपको ये मिल जाएगा. निकाल लेते हैं. ऐसे हो रही बहुत इजी है करना. 1 से 3 कितना डिस्टेंस गए? 2. तो यहाँ पर 3 से आगे क्या रहेगा? 5. 2 से 5 कितना यूनिट गए? 3. तो 5 से आगे 3 यूनिट 8. 3 से 9 कितना यूनिट गए? 6 यूनिट. 9 से आगे 6 यूनिट्स 15. क्या कौन बोला 3? समझ में आ गया? मिरर इमेज फाइंड आउट करना काफी इजी हो जाता है. क्यों? क्योंकि हम सीधा पॉइंट M ही फाइंड आउट कर रहे हैं शुरुआत से. डिस्टेंस फॉर्मूला अगर पूछा लेंथ ऑफ PM निकालेंगे. फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा तो पॉइंट M तो सीधा निकाल ही पाते हैं. और अगर पूछा भाई रिफ्लेक्शन ऑफ दैट पॉइंट अमॉन्ग अ लाइन, M तो निकाल ही लेते हैं. M इज मिड पॉइंट ऑफ P एंड P डैश. तो भाई ईच सेक्शन में आपको उतना ही AP की तरह ट्राई करना है. समझ में आ गया? अब हम क्या करते हैं, ऐसा एक और क्वेश्चन करेंगे, उसमें तीनों चीजें फाइंड आउट करेंगे. वी विल फाइंड आउट फुट ऑफ परपेंडिकुलर as well as distance, that is length of perpendicular and reflection of that point. ठीक है? Find foot of perpendicular from point 0, 2, 7. 0, 2, 7 on line x plus 2 upon minus 1 is equal to y minus 1 upon 3 is equal to z minus 3 upon minus 2. Also find length of perpendicular from point and reflection of point along line. क्या होता है जब आप कंसेप्ट्स के ऊपर प्रैक्टिस करते हो, आपको ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, बट एक क्वेश्चन के अंदर जो कुछ भी पूछा जा सकता है वो सारा का सारा पार्ट आप कर रहे हो. मेरे ख्याल से फिजिक्स में आपका एक ऐसा एक्सरसाइज करवाया था सर ने, क्वेश्चंस बनाने हैं. ठीक है, ये जरूरी रहता है. जो क्वेश्चन में पूछा भाई भले हम वो कर भी लेंगे, बट और क्या क्या हो सकता है. सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, हमें जो कुछ भी फाइंड आउट करना है. ये स्ट्रेट लाइन है, ये हमने पॉइंट ले लिया जी हमारा P. यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, वो मिलता है जी हमें ये पॉइंट M. और हमें आगे जाके यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन भी निकालना है जी, वो पॉइंट ले लिया जी हमने P डैश. पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए जी? 0, 2, 7. पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं, निकालेंगे. पॉइंट P डैश जो फाइंड आउट करना है उसको अज्यूम कर लो जी अल्फा डैश, बीटा डैश, गामा डैश.
डैश में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम इसको एज अ अल्फा बीटा गामा ट्रीट करने वाले पी को। हमारा स्ट्रेट लाइन जिस तरीके से दिया, अब देखो स्ट्रेट लाइन बार बार लिखते नहीं बैठूंगा, ठीक है, सीधा इसको इक्वल टू क्या कर देंगे, लैम्बडा कर देंगे, सीधा पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे। देखो क्या हो जाता है, ये माइनस लैम्बडा -2 एक्स इज इक्वल टू आपको क्या मिलता है जी, माइनस लैम्बडा -2, वाई इज इक्वल टू देखो आपको क्या मिलता है 3 लैम्बडा +1, जेड इज इक्वल टू आपको क्या मिलता है जी +3 -2 लैम्बडा, पैरामेट्रिक फॉर्म। यहां तक आ गए। ये आपके क्या रहेंगे जी भाई, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन। एम के भी कोऑर्डिनेट्स यही रहेंगे। एम के कोऑर्डिनेट्स देखो जी, डाल दो माइनस लैम्बडा -2 कॉमा 3 लैम्बडा +1 कॉमा 3 -2 लैम्बडा, दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम। और इस टाइप के कंसेप्ट के लिए हमारा भाई एक ही ब्रह्मास्त्र है, लैम्बडा का वैल्यू। लैम्बडा का वैल्यू निकाल लिए, ये तीनों के तीनों चीजें फाइंड आउट करना इजी हो जाता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट। क्यों? क्योंकि हम की पार्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, पॉइंट एम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो लैम्बडा का वैल्यू क्या बनेगा जी हमारा, फॉर्मूला भूल गए, लिख दूं वापस, a multiplied with alpha minus x1 plus b multiplied with beta minus y1 plus c multiplied with gamma minus z1 upon a square plus b square plus c square। a b c ये है x1 y1 z1, ये है अल्फा बीटा गामा, ये है। देखो आपको लैम्बडा क्या मिलना चाहिए, -1 मल्टीप्लाइड विथ 0 + 2 +3 multiplied with 2 - 1 -2 multiplied with 7 - 3 divided by -1 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। 2 × -1 -2 हो जाएगा, दिस इज 1 +3 7 - 3 4 4 × -2 -8, नीचे आपका +1 +9 10 14 बचता है। ओके, ऊपर देखो आपका क्या हो जाएगा, -2 -8 -10 +3 -7, नीचे +14। आपको लैम्बडा का वैल्यू क्या मिला जी, -1/2। लैम्बडा का वैल्यू हम पुट करेंगे यहां पर, आपको मिलेंगे जी, ये क्या है जी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम। लैम्बडा इज इक्वल टू -1/2 डालो अब। पुट लैम्बडा इज इक्वल टू -1/2 फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ m। देखो लैम्बडा इज इक्वल टू -1/2 क्या मिलता है, -1/2 +1/2 +1/2 -2 -3/2, लैम्बडा का वैल्यू -1/2, तो ये हो जाएगा -3/2 -3/2 +1 -1/2। कोई है जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन है जस्ट। लैम्बडा का वैल्यू क्या डालना है, -1/2 -2 × -1/2 +1 3 + 1 4। यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, वापस से क्वेश्चन रिवीजन में देख लेना। अब देखो हमें m के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, p के कोऑर्डिनेट्स पता है, ये m के कोऑर्डिनेट्स है, p के कोऑर्डिनेट्स क्या है जी हमारे 0, 2, 7। पहला वाला पार्ट हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। नेक्स्ट पे आते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ मतलब आपको क्या पूछा जी, लेंथ ऑफ
PM पूछा है वो क्या रहता है जी, रूट ओवर x2 माइनस x1, 0 माइनस ऑफ -3/2 मतलब +3/2 का स्क्वायर, 2 माइनस ऑफ -1/2 मतलब 2 + 1/2 क्या आता है जी, 5/2 का स्क्वायर, प्लस Z2 माइनस Z1, 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर। देखो ये कितना आता है, दिस इज 9/4, दिस इज 25/4, ये 9 आता है। 9 को मैं 36/4 लिख सकता हूं, चलेगा? मतलब हमारा सब कुछ 4 में आ जाएगा। अब देखो क्या आता है टोटल, 25 + 36 61, 61 + 9 70, 70/4, 4 को मैं स्क्वायर रूट के बाहर लाकर 2 कर सकता हूँ, ठीक है? तो मैं इसको क्या बोलूंगा जी भाई, √70/2। क्लियर है? √70 मतलब कितना रहेगा, अराउंड 8 यूनिट से तो ज्यादा रहेगा, बिकॉज √64 इज 8 यूनिट, √81 इज 9 यूनिट। तो मतलब ये अराउंड 8.5 के 8.5 8.5 से भी छोटा रहेगा, और उसका भी 2 ÷ 2, अब 4 से बड़ा ही है, ठीक है? ओके, अब आते हैं जी सबसे एंड वाला पार्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट। आपको P डैश निकालना है, आपको अब P डैश निकालना है। हमारा P डैश हमने क्या एज्यूम किया है जी, अल्फा डैश, बीटा डैश एंड गामा डैश। अब इफ P डैश इज रिफ्लेक्शन ऑफ P, P और P डैश को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, M पे ही करेंगे। और अगर ये रिफ्लेक्शन है तो भाई M डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट इन रेशियो 1:1। बेसिकली अब यहाँ पर M इज मिड पॉइंट ऑफ P एंड P डैश। P पता है, M पता है, P डैश निकाल सकता है। M के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए भाई, इनके हिसाब से 0 + अल्फा डैश बाय 2 इज इक्वल टू -3/2, 2 + बीटा डैश बाय 2 इज इक्वल टू -1/2, 7 + गामा डैश बाय 2 इज इक्वल टू 4। हमें बस इसको सॉल्व करना है, 2 और 2 कैंसिल हो गया, 0 + अल्फा डैश इज इक्वल टू -3, इसका मतलब अल्फा डैश का वैल्यू क्या है, अल्फा डैश का वैल्यू मिला जी -3, 2 कैंसिल, 2 + बीटा डैश इज इक्वल टू -1, बीटा डैश का वैल्यू क्या मिलेगा, -3, ये उधर चला जाएगा तो अब ये 8 हो जाता है। 7 + गामा डैश इज इक्वल टू 8, गामा डैश का वैल्यू क्या मिलेगा, +1। तो हमें क्या मिले जी, अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डैश मिल गया, क्या रहेगा जी, -3, -3, +1। This is the reflection of point P among line P dash, sorry, among straight line. यहां तक क्लियर है? ओके, 1 पॉइंट एंड 1 लाइन जब भी आता है तो ये 3 ही कंसेप्ट पूछे जा सकते हैं। 3D में बहुत इजी है, आपको सिर्फ कौन से वाले पार्ट को यूज करना है जी, सिंस इट इज अ सिंगल लाइन आपका सिर्फ लैम्बडा ही आने वाला है। 2 लाइन आती है तो लैम्बडा एंड म्यू आता है ना, एक लाइन के लिए एक ही स्केलर आएगा। अब चलते जी हम हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। इट इज कॉल्ड एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स। अगर 2 लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, 0।
दो इनफाइनाइट लेंथ वाली स्ट्रेट लाइंस एक जगह पर आकर इंटरसेक्ट कर रही है तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? 0। हमने 2D में देखा था, हम दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालते थे। कैसे? एक लाइन के ऊपर कोई तो पॉइंट अज्यूम करेंगे, फिर पॉइंट लाइन वाला सीधा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन अप्लाई करते थे, इजीली हो जाता था। उसके लिए हमने एक सबसे सिंपल वाला तरीका भी निकाला था, ठीक है। बट अगर दो नॉन पैरेलल लाइंस जो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, पैरेलल लाइंस तो इंटरसेक्ट नहीं करती हमें पता है, बट 2D में नॉन पैरेलल लाइंस फॉर श्योर इंटरसेक्ट करती थी, बट 3D में हमने एक और टाइपोलॉजी देखा, नॉन पैरेलल लाइंस ऐसी भी हैं जो इंटरसेक्ट नहीं करती है। एक लाइन ऐसा जा रहा है 3D में, दूसरा लाइन ऐसा जा रहा है 3D में, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाले, बट उनके बीच में एक यूनिक रिलेशन तो फॉर श्योर रहेगा। एक ऐसा जगह रहेगा जहां पर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग का टर्मिनोलॉजी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, अब सिर्फ डायग्राम के ऊपर ध्यान दो, कुछ करना नहीं है। ले जैसे मेरा स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा है, ठीक है, उसको 3D में इसलिए बता रहा हूँ, मतलब बड़ा हो रहा है मतलब वो सामने आ रहा है, पीछे जा रहा है मतलब उसका थिकनेस थोड़ा कम है, ठीक है। और दूसरा एक स्ट्रेट लाइन है जो ऐसा जा रहा है, इसलिए कि फ्लाईओवर, एक हाईवे उसके ऊपर का फ्लाईओवर है, समझ में आ रहा है? 3D में है ना, क्लियर है ना। एक ऐसा लोकेशन रहता है जहां पर ये ऊपर वाला स्ट्रेट लाइन और नीचे वाला स्ट्रेट लाइन के बीच का डिस्टेंस सबसे कम होता है, वो यूनिक पॉइंट होता है, समझ में आ रहा है? अज्यूम कैसे करो, एक सीधा रास्ता ऐसा है, दूसरा उसके ऊपर से फ्लाईओवर है, वो भी स्ट्रेट लाइन ही है, ये क्लियर है? तो ये जो डिस्टेंस रहेगा वो कैसा रहेगा, ये डिस्टेंस मेरे नीचे वाले लाइन को भी परपेंडिकुलर रहेगा और मेरे ऊपर वाले लाइन को भी कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, समझ में आ रहा है? ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन है, ये मेरा दूसरा स्ट्रेट लाइन है, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ऐसा बोल रहा हूं। ये दोनों स्ट्रेट लाइंस मेरा L1 एंड L2 दोनों अलग अलग प्लेन में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। बट जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहा है, बट एक ऐसा जगह है जहां पर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट। और उसका अगर लाइव एग्जांपल, डेली लाइफ वाला अगर एग्जांपल देखना है तो फ्लाईओवर्स, ठीक है। गूगल मैप पे ऊपर से जब आप देखते हो पर्सन इधर खड़ा है या इधर खड़ा है, कैसे पता चलेगा? समझ में आ रहा है? जब आप ऊपर से देख रहे हो तो यहाँ का लोकेशन और यहाँ का लोकेशन क्या बताएगा, वो सेम ही बताएगा। बट 3D के एस्पेक्ट में अगर देखेंगे, दीज टू आर डिफरेंट लोकेशंस, सिर्फ परपेंडिकुलर तरीके से देखा तो क्या हो गया जी, एक दूसरे को ऊपर है, ओवरलैपिंग है, इसलिए सेम दिख रहा है। उसका एग्जांपल ये भी बताया था मैंने, अगर मेरे दो स्ट्रेट लाइंस है, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, बट एक पर्टिकुलर तरीके से अगर मैं देखूंगा वो ओवरलैपिंग दिखेंगे, ठीक है। लेट जैसे दीज आर 2 पॉइंट्स जो मुझे ओवरलैपिंग दिख रहा है, ठीक है। अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट को अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा जी, मुझे ये वाला लेंथ मिलेगा। ये वाला लेंथ जो रहेगा वो काफी यूनिक रहेगा। व्हाई? बिकॉज दिस यूनिक लेंथ इज नथिंग बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये पैरेलल नहीं है बट नॉन इंटरसेक्टिंग है, बिटवीन टू नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग
नॉर्मली नॉन पैरेलल हमेशा इंटरसेक्ट करती है, बट 3D में नॉन पैरेलल का एक और टाइपोलॉजी है, इंटरसेक्टिंग तो कोप्लेनर, नॉन इंटरसेक्टिंग तो नॉन कोप्लेनर। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है ये इस टाइप के लाइंस के लिए है। ये समझ में आ रहा है? एवरीवन क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? तो हमें ये वाला लेंथ फाइंड आउट करना रहता है। दिस इज कॉल्ड एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर 0 हो गया मतलब लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर कुछ नॉन जीरो मिला, पॉजिटिव ही मिलेगा डिस्टेंस, 0 के अलावा और कोई पॉजिटिव मिला तो हम क्या बोलेंगे? दीज लाइंस आर नॉन इंटरसेक्टिंग। इक्वल टू 0 मिला तो दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ये क्लियर है हम कौन से वाले कंसेप्ट की तरफ जा रहे हैं? एवरीवन, अब इसी में देख लो। अब लेट जैसे ये जो मेरा ये वाला लाइन है, इसको पैरेलल वेक्टर कौन सा है जी? वेक्टर B1। लाइन L1 को पैरेलल वेक्टर है मेरा B1, और ये जो मेरा ऊपर वाला लाइन है L2, इसको पैरेलल वेक्टर क्या है जी? वेक्टर B2 है। ये क्लियर है? और लेट जैसे ये जो हमें स्ट्रेट लाइन सेगमेंट मिल रहा है, इसके अलॉन्ग एक वेक्टर हम अज्यूम करके चलते हैं जी। लेट जैसे दिस इज वेक्टर V। डायरेक्शन समझ में आ रहा है? लाइन 1 के अलॉन्ग वेक्टर B1, लाइन 2 के अलॉन्ग वेक्टर B2, और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसके अलॉन्ग वेक्टर V1। अब मेरा सिंपल क्वेश्चन, ये जो वेक्टर V1 है वो B1 के साथ क्या एंगल बनाता है? ये जो वेक्टर B2 है वो वेक्टर V के साथ कौन सा एंगल बनाता है? 90 डिग्री। मतलब वेक्टर V ऐसा है जो B1 एंड B2 दोनों को परपेंडिकुलर है, बराबर है। और ऐसा वेक्टर के साथ हम कौन सा ऑपरेशन करते हैं जिसकी वजह से हमें एक ऐसा वेक्टर मिलता है जिसको गिवन दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर रहता है, क्रॉस प्रोडक्ट रहता है। तो हम यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं जी? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, ये मिलेगा जी हमें वेक्टर V के डायरेक्शन में। डायरेक्शन में जैसे ही एक वेक्टर मिल गया, हम सीधा प्रोजेक्शन उठा सकते हैं इस वेक्टर के ऊपर। कौन सा लेंगे वो भी बताऊंगा मैं, बट एक कंसेप्ट का एक रफ आइडिया आ गया आपको हम कौन से टाइप के लाइंस के लिए जा रहे हैं। तो ये कंसेप्ट जिस टाइप के लाइंस के लिए है, सबसे पहले उनको डिफाइन कर लेते हैं। सच काइंड ऑफ लाइंस आर कॉल्ड एज स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस को रिकॉग्नाइज कैसा करना है वो भी बताता हूं, बट सबसे पहले हमने यहां पर क्या लिखा था स्क्यू लाइंस के लिए? नॉन पैरेलल, नॉन इंटरसेक्टिंग, ऐसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, एनी टू स्ट्रेट लाइंस in 3D space which are neither parallel nor intersecting are called स्क्यू लाइंस। 2D में क्या होता था? अगर पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट होती है, ऐसा ही था ना। पैरेलल है तो इंटरसेक्ट नहीं होंगी, बट अगर पैरेलल नहीं है तो फॉर श्योर इंटरसेक्ट होती थी। बट 3D में एक और कैटेगरी है, पैरेलल नहीं है तो भी इंटरसेक्ट ना होने वाला कैटेगरी, कुछ इस तरीके से। सच टाइप ऑफ लाइंस आर कॉल्ड एज स्क्यू लाइंस। हम इन्हीं स्क्यू लाइंस के बीच का क्या निकालते हैं जी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। अब हमने जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन करे थे उसमें जहां जहां पर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिला, वो जो दो लाइंस थे वो कौन से टाइप के लाइंस थे? स्क्यू लाइंस थे, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। ये समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं।
अब डायग्राम बना लेते हैं छोटा वाला, अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। कभी भी अगर स्क्यू लाइंस का अगर कंफ्यूजन अगर हो रहा है ना, फ्लाईओवर याद रखो, दो रास्ते जो एक दूसरे के ऊपर से जा रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, बट ऊपर से देखा तो कैसे लगता है, इंटरसेक्टिंग लगता है, बट एक्चुअल में देखेंगे तो उनके बीच में गैप रहता है, तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जा सकता है। तो डायग्राम बनाते टाइम एक स्ट्रेट लाइन ऐसा लेना, दूसरा स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से बनाना ताकि समझ में आ जाए ऊपर और नीचे से जा रहा है। अगर वह ऐसा नहीं हो रहा है तो भाई ऊपर वाले का शैडो बना लो नीचे। इसलिए बेटर रास्ता हो जाएगा भाई, आप ना लाइन को थिकनेस दे दो एक रास्ते के जैसे। दिस इज लाइन L1 एंड दिस इज लाइन L2। हम इसी डायग्राम को हमेशा एज ए रेफरेंस लेने वाले हैं। हमारा लाइन L1 अगर आप वेक्टर फॉर्मेट में देखोगे तो दिस इज वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ वेक्टर B1, लाइन L1। इसका मतलब क्या रहेगा, यहां पर कोई तो रैंडम पोजीशन वेक्टर A1 रहेगा और इसको पैरेलल वेक्टर क्या रहेगा जी, एक वेक्टर B1 रहेगा। लाइन L2 को हमने डिफाइन किया जी, वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर B2। इसका मतलब क्या रहेगा, यहां पर कोई तो एक पॉइंट रहेगा वेक्टर A2 और इस स्ट्रेट लाइन को पैरेलल कोई तो एक रहेगा जी वेक्टर B2। ये समझ में आ रहा है? ओके। अब यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, लाइन L1 के ऊपर कोई तो एक पॉइंट डाल दो जी, ले जैसे हमने इसको बोल दिया जी पॉइंट P, और पॉइंट L2 के ऊपर M लेकर चलते हैं, दिस इज पॉइंट M, ठीक है। अब ये PM मतलब कैसा रहेगा, ये जो PM रहेगा वो L1 को परपेंडिकुलर है, मतलब ही ये जो PM रहेगा वो B1 को भी परपेंडिकुलर है। PM L2 को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वो वेक्टर B2 को भी परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हम मेंशन क्या करेंगे जी भाई, PM is a line segment perpendicular to both straight lines हमें गिवन डेटा ये वाला है। जैसे हमने 3D में कंस्ट्रक्ट किया तो एक ऐसा लाइन सेगमेंट हमें मिला जो इन दोनों को क्या है जी, परपेंडिकुलर है, दोनों स्ट्रेट लाइंस को। अब ये और क्या क्या शो करता है, PM इज ऑल्सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 and L2। अगेन और क्या रहेगा जी, PM is perpendicular to vector B1 and PM is perpendicular to vector B2।
इसको नॉर्मल स्ट्रेट लाइन की तरह अगर विजुअलाइज करने के लिए जाओगे ना, सब कुछ दिमाग के ऊपर से जाता है। इसको जैसे आप एज रोड एंड फ्लाईओवर देखते हो ना, पूरा विजुअलाइज होने लगता है। ये क्लियर है? ओके, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया। अब हम स्क्यू लाइंस का अंडरस्टैंडिंग जैसे ही हो जाता है, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा जी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डायग्राम के ऊपर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब हमारा क्या है जी? लेंथ ऑफ पीएम इज अवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। From diagram, points P and M on straight lines L1 and L2 respectively when connected gives line segment PM. PM denotes shortest distance between given lines L1 and L2. यहां तक पता चल गया। हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है जी पीएम। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाने से पहले वेक्टर का एक पार्ट किसी को याद आ रहा है क्या? प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर। किसी भी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर शैडो, याद आ रहा है? प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर, किसी भी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर शैडो कैसे निकालते हैं? कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं वहां पर? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट देखा था हमने, याद नहीं आ रहा तो रिवाइज करवाता हूँ, डोंट वरी। दिस वाज पॉइंट O, दिस वाज पॉइंट A, दिस वाज पॉइंट B। ये हमारा वेक्टर A था, ये हमारा वेक्टर B था। इनके बीच में कौन सा था जी? एंगल थीटा था। तो हम क्या करते थे? B से OA के ऊपर हम एक पॉइंट डालते थे, इसको हमने पॉइंट दिया था जी D। तो हम क्या बुलाते थे जी? ये जो वेक्टर OD है, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर OB ऑन वेक्टर A। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता था, अगर हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल अगर ये करेंगे तो थीटा का ओडी मतलब कौन सा साइड है? एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेन्यूस वाला कौन सा रहता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस होता है। तो हम क्या बोलते थे जी? वेक्टर बी कॉस थीटा, मॉड बी कॉस थीटा इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। और यहीं पर अगर मैं मॉड ए कॉस थीटा बोलता तो क्या होता था? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। इस तरीके से होता था, बराबर है।
अब ये डायग्राम में देखो, हमें पीएम का लेंथ निकालना है। हम पीएम का डायरेक्शन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग B1 क्रॉस B2, बिकॉज पीएम का डायरेक्शन कैसा है, परपेंडिकुलर टू B1 एज वेल एज परपेंडिकुलर टू B2। तो हम पीएम का क्या निकालेंगे जी, यहाँ पर डायरेक्शन निकालेंगे, बट पीएम का लेंथ कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम कौन से वाले पॉइंट्स को यूज करेंगे भाई, A2 एंड A1। कैसे वो भी बताता हूं। अगर मैंने A2 एंड A1 को अगर कनेक्ट कर दिया तो ये भी एक वेक्टर बनेगा, ये एक वेक्टर रहेगा, पीएम की डायरेक्शन में एक दूसरा वेक्टर है। तो इस वेक्टर का उस डायरेक्शन के अलोंग सीधा प्रोजेक्शन अगर ले लिया, हमें किसका लेंथ मिलता है जी, पीएम का लेंथ। स्टेप बाय स्टेप जाता है, मैं बस आपको एक रफ आइडिया बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए पूछा सबसे पहले आपको प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर याद आ रहा है कि नहीं, हम उसी को यूज करने वाले हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तक किसी को कोई डाउट? ओके, चलो नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। अब अगर हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस वेक्टर फॉर्मेट में अगर दिए रहेंगे तो हम ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पीएम कैसे निकालते हैं, सीधा शुरू करेंगे गिवन डेटा के साथ। लेट वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b1 एंड वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर b2 आर गिवन लाइंस। ये सेटअप बार बार एक्सप्लेन नहीं करेंगे। Since PM is perpendicular to both vector b1 and vector b2, assuming vector PM is a line segment, और मैथ में लाइन सेगमेंट को हम सीधा वेक्टर की तरह शो कर सकते हैं। तो वेक्टर PM को हमने कैसे शो किया जी, मॉडुलस ऑफ वेक्टर PM इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग PM। याद आ रहा है या भूल गया? हम किसी भी एक वेक्टर को उसका मॉडुलस और उसी की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं, बराबर है। Assuming vector PM is equal to PM mod of PM into n cap. N cap is perpendicular to both B1 and B2। क्या मैं सही बोल रहा हूं? PM is perpendicular to B1 and B2। PM को मैंने वेक्टर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अगर वेक्टर रहेगा तो उसी के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर भी होगा। तो अगर PM B1 एंड B2 को परपेंडिकुलर है तो ये यूनिट वेक्टर भी दोनों को परपेंडिकुलर ही रहेगा। अब हम जाएंगे जी वेक्टर प्रोडक्ट की तरफ। वेक्टर प्रोडक्ट का मेन एप्लीकेशन क्या रहता है, हमें अगर कोई भी दो वेक्टर्स अगर दिए रहेंगे, उन दोनों को परपेंडिकुलर रहने वाला वेक्टर हमें मिलता है जब हम इनका क्या करते हैं जी, क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब क्या होगा, यहाँ पर ये लिखो मत, यहाँ पर ध्यान दो, B1 क्रॉस B2 ये एक ऐसा वेक्टर रहेगा विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ B1 एंड B2। n cap is perpendicular to both B1 and B2। B1 क्रॉस B2 is perpendicular to B1 and B2। इसका मतलब n cap एंड B1 क्रॉस B2 क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, पैरेलल रहेंगे।
और ये तो भाई नॉर्मल वेक्टर है। इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसी के मॉडुलस से इसको डिवाइड कर देंगे, तो अब ये क्या बन जाएगा, एक यूनिट वेक्टर। बट यूनिट वेक्टर कैसा हो सकता है, लाइक ऊपर जाने वाले लाइक भी हो सकते हैं या फिर अनलाइक भी हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे जी, यहाँ पर एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ b1 एंड b2, तो एन कैप का वैल्यू हम ये पकड़ के चल सकते हैं जी, सिंस b1 एंड b2 पता है हमें। एन कैप पता था क्या, हमने वेक्टर pm जो अज्यूम किया उसमें ना हमें उसका मॉडुलस पता है ना हमें एन कैप पता है, हम एक एक करके निपटा रहे हैं। ये उसका मैग्नीट्यूड है और ये उसका क्या है जी, डायरेक्शन है। हमें जब मैग्नीट्यूड मिलेगा तो क्या मिलेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगा। बट अभी कौन सी डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड लेना है वो भी तो पता चले, इसलिए हम सबसे पहले किसको जस्टिफाई कर रहे हैं, डायरेक्शन को निकाल रहे हैं। ऑब्जर्व कहां से किया जी, यहां से। पीएम जो ऑलरेडी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर b1 एंड वेक्टर b2। उसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर पकड़ा है एन कैप। एन कैप का वैल्यू हमने किसकी मदद से निकाला है जी, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर हम क्या बोलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से। ये समझ में आ रहा है, यहां तक किसी को कोई डाउट? ये कंसेप्ट में बहुत स्लो स्पीड से सिखाने वाला हूं, रीजन इसके ऊपर क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं, बट ये काफी स्पेशल काइंड ऑफ लाइंस के ऊपर, दैट इज स्क्यू लाइंस के ऊपर। स्क्यू लाइंस के ऊपर ये एक ही कंसेप्ट है, इसलिए तो और सिंसियरली कर लो। ये क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट? एन कैप का वैल्यू, प्लस का मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में, माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, बट सेंस तो सॉरी सपोर्ट तो सेम ही रहेगा, ठीक है। यहां तक लिख लो। हमें जो फाइंड आउट करना था हमने उसका आधा पार्ट तो कर लिया, दैट इज डायरेक्शन तो पता कर ली। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे जी, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। यही मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं जी प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। वापस से याद कर लो जी, विजुलाइज कर लो, क्योंकि अब यही करना है वापस से ना। दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए, ये ध्यान देना भाई, कुछ डायग्राम वगैरह मत बनाते बैठो, सिर्फ ध्यान दो फिलहाल। लेट जस्ट से वेक्टर ए जो है उसको मैंने ऐसे लिखा, मॉड ए मल्टीप्लाइड विथ ए कैप। ये ओडी मतलब क्या रहेगा, वेक्टर ओडी मतलब क्या रहेगा मेरा, मॉड ऑफ ओडी मल्टीप्लाइड विथ ए कैप ही रहेगा, क्योंकि ओ एन ओडी सेम डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये लेंथ ऑफ ओडी हमें निकालना है बेसिकली। अब यहाँ पर अब लेंथ ऑफ ओडी के लिए हम क्या करते थे, इसको राइट एंगल ट्रायंगल अज्यूम करके चलते थे। O was one point and B was another point, इनका लेंथ क्या रहता है, मॉड, और इनके बीच में एंगल क्या था जी, थीटा था, थीटा था। तो ये थीटा पता होने की वजह से हम ओडी को सीधा क्या लिख सकते थे जी, ओडी इज इक्वल टू ओ बी कॉस थीटा। तो बेसिकली हमें मॉड ऑफ ओडी क्या मिलता है जी, मॉड ऑफ ओ बी कॉस थीटा। मॉड ओ बी इज नथिंग बट वेक्टर बी कॉस थीटा। ये क्या मिला था जी हमें, ओडी का मॉडुलस मिला था, डायरेक्शन वेक्टर ए का, बट मॉडुलस किसका मिला जी, ये दो पॉइंट्स के बीच का जो वेक्टर था उसका। सिमिलरली अब इसको रिजेंबल कैसे करना है, अगर मैं ये साइड से अगर देखूंगा, यहां से अगर विजुअलाइज करूंगा, तो देखो एम पी परपेंडिकुलर है,
P से लेकर ये A1 तक, लेट जस्ट से दिस पॉइंट को हम क्या नाम दीजिए, इसको पॉइंट Q नाम देते हैं लेट जस्ट से, एंड दिस पॉइंट इज N। और अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन से अगर देख रहा हूं तो M और N तो ओवरलैपिंग दिखेंगे, समझ में आ रहा है? मैं इधर से अगर देखूंगा M के पीछे N छुप जाएगा सिंस इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? तो M और P परपेंडिकुलर टू P एंड Q दिखेगा। ये सामने M है, इसके पीछू कौन चला गया, N, इधर पॉइंट P और इधर पॉइंट Q, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा साइड से अगर देखेंगे तो, बराबर है? अब हमारा ये जो लेंथ है, हम यहाँ पर एंगल अब ये वाला थीटा अज्यूम करेंगे, एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। अब थीटा क्या अज्यूम करेंगे, ये वाला पार्ट। क्यों? क्योंकि देखो ना, थीटा का एडजेसेंट साइड हमें चाहिए, दैट्स व्हाई। थीटा अगर ये करते तो हमें थीटा का कौन सा वाला मिलता साइड, अपोजिट वाला मिलता, बराबर है? हमें एडजेसेंट वाला साइड चाहिए, तो हमने ये वेक्टर और ये वेक्टर, बेसिकली बोले तो वेक्टर एन क्यू एंड वेक्टर एम पी, इनके बीच का क्या निकाल रहे जी हम, एंगल निकालेंगे। और एंगल निकालने के बाद सीधा एन क्यू का प्रोजेक्शन ऑन एम पी लेंगे, क्योंकि देखो ना, अब वेक्टर एन क्यू का एन पी के ऊपर प्रोजेक्शन क्या आता है, एन क्यू मल्टीप्लाइड विथ कॉस थीटा, ये आ जाता है जी अपने आप उसका लेंथ। ये समझ में आया? अब इसको लिख लेते हैं, क्वेश्चंस करेंगे ना और क्लैरिटी आ जाएगा। इस कंसेप्ट के थ्रू आपको 2 से 3 बार जाना ही पड़ेगा। ओके, डायग्राम के ऊपर ये दो नाम डाल दो जी, यहाँ पर पॉइंट A1 एंड पोजीशन वेक्टर A2, पॉइंट Q एंड पॉइंट N करके शो कर दो। इसके लिए एक अलग से छोटा सा डायग्राम ऐसा बनाते हैं। परपेंडिकुलर जो हमने डाला है PM इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर QN ऑन वेक्टर PM। क्या ये सही है? ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल शो करता है, तो ये जो भी वेक्टर रहेगा इसका प्रोजेक्शन एडजेसेंट साइड पे, एडजेसेंट के लिए हम cos थीटा यूज करते हैं, cos थीटा मतलब स्केलर प्रोडक्ट के टाइम पे हम यूज करते हैं एंगल निकालने के लिए, बराबर है? साथ में प्रोजेक्शन निकालने के लिए ये दूसरा एप्लीकेशन था उसका, ठीक है? तो प्रोजेक्शन का मतलब हमने अभी क्या देखा था, इफ दिस इज वेक्टर बी तो इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर क्या था जी, मॉड बी
कॉस थीटा था, ठीक है, ये तो उसका लेंथ हो गया, बट डायरेक्शन क्या था, ए कैप, उसी की डायरेक्शन में, पीएम की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमने ऑलरेडी निकाला है, बराबर है। तो किसी भी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन अनदर वेक्टर कैसे निकालते हैं भाई, हम इसका मॉडुलस लेंगे और इसका यूनिट वेक्टर लेंगे, उसका मॉडुलस लेंगे और इसका यूनिट वेक्टर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा जी भाई, मॉड ऑफ वेक्टर क्यू एन मल्टीप्लाइड विथ एन कैप। वेक्टर क्यू एन, अभी वेक्टर क्यू एन डाला है, लेंथ नहीं डाला है अब तक, लेंथ निकाल ही नहीं रहा अब तक, ठीक है, उसको पैरेलल वेक्टर पहले निकाल रहा है। So vector Pm is equal to vector Qn dot product with this part. अब देखो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो अब cos थीटा आएगा, डॉट प्रोडक्ट क्या रहता है, मॉड ऑफ ए डॉट बी क्या रहता है, मॉड ए मॉड बी cos थीटा, मतलब देखो अब क्या आएगा, ये मॉड ऑफ क्यू एन इंटू मॉड ऑफ दिस इंटू cos थीटा, मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर क्या रहता है, 1 रहता है। अब ये क्या हो गया आपका, क्यू एन cos थीटा, क्यू एन cos थीटा, cos थीटा आ गया। cos थीटा को ये दिखाने के लिए हमने क्या लिखा जी, सीधा डॉट प्रोडक्ट लिख दिया, ठीक है, चाहे तो ये भी लिख लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब Qn को हम कैसे लिखेंगे जी, Qn पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q पता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट N पता है, तो वेक्टर Qn क्या रहेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ N माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, ये वेक्टर Qn के लिए हम लिखेंगे, ठीक है। और यूनिट वेक्टर N के लिए हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, तो देखो आपका LHS में क्या हो जाता है, वेक्टर Qn इज पोजीशन वेक्टर A2 माइनस पोजीशन वेक्टर A1 एंड n कैप का वैल्यू क्या है जी, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस सामने आ जाएगा, अंदर क्या है जी, डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, ये क्या हो जाता है जी आपका Pm। अब ये पॉजिटिव भी आ सकता है या फिर निगेटिव भी आ सकता है, बट डिस्टेंस का भी निगेटिव होता है क्या, नहीं होता, इसलिए हम क्या बोलते हैं जी, इसका मॉडुलस लेकर चलेंगे, इसका मॉडुलस लेने के बाद हमें क्या मिलता है जी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगेन ये बीच में मल्टीप्लिकेशन वाला साइन नहीं, ये कौन सा वाला पार्ट है, ये कौन सा वाला डॉट प्रोडक्ट है। ये कंसेप्ट हार्ड क्यों जाता है स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, रीजन बताता हूँ। यहाँ पर आपका क्रॉस प्रोडक्ट भी आता है एज वेल एज डॉट प्रोडक्ट भी आता है, कौन से सेंस में, कौन से ऑर्डर में उसको चूज करना है, यूज करना है, उसमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है, ठीक है। देखो आंसर ये मिला, बट अब प्रोसेस को वापस से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हमारे दो स्ट्रेट लाइंस दिए हैं, कौन से फॉर्मेट में, वेक्टर फॉर्मेट में, डायग्राम इमेजिन करना हमेशा,
दिस इज अवर लाइन 1, दिस इज अवर लाइन 2। तो हमें जो भी एक परपेंडिकुलर मिलता है पीएम, डायग्राम विजुअलाइज करो, पीएम जो भी मिलता है वो किस तरीके से रहेगा, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर b1 एंड वेक्टर b2। पीएम को हमने एज अ वेक्टर अगर लिखा तो उसका मैग्नीट्यूड मतलब हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, और डायरेक्शन कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा सच दैट इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ b1 एंड b2। बचपन में तो नहीं बोल सकते, कुछ दिन पहले हमने क्रॉस प्रोडक्ट सीखा था। क्रॉस प्रोडक्ट का एक एप्लीकेशन ये था, अगर कोई भी दो वेक्टर्स दिए रहेंगे, उन दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर वेक्टर हम निकाल सकते हैं किसकी मदद से, क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से। तो भाई वेक्टर पीएम की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर निकालना था, इसके लिए हमने ये वाला पार्ट निकाला। ये फर्स्ट पार्ट है, यहां तक कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट हम स्केलर प्रोडक्ट का वन ऑफ द एप्लीकेशन यूज करते हैं। पहला एप्लीकेशन इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दूसरा इज प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, इस तरीके से। तो प्रोजेक्शन मतलब ऑब्वियसली कैसा क्वांटिटी रहेगा, स्केलर क्वांटिटी रहेगा सिंस इट इज अ शैडो, और स्केलर क्वांटिटी स्केलर प्रोडक्ट के थ्रू ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक और कंसेप्ट पता चल जाएगा, किसी भी एक वेक्टर का दूसरे के ऊपर शैडो अगर डालना है ना, इसके डायरेक्शन में कोई भी एक यूनिट वेक्टर के साथ उसका क्या कर दो जी, डॉट प्रोडक्ट कर दो, आपको शैडो मिल जाता है। ये जब हम परफॉर्म करेंगे तो देखो क्या हो जाता है, वेक्टर क्यू एन डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर एन, सिंस इट इज अ डॉट प्रोडक्ट, हमें जो भी क्वांटिटी मिलेगा वो कोई कौन से टाइप का रहेगा, स्केलर ही रहेगा, मे बी पॉजिटिव और मे बी निगेटिव डिपेंडिंग ऑन एन कैप का कौन सा डायरेक्शन है, पॉजिटिव और निगेटिव। इसलिए हमने शुरुआत में प्लस माइनस साइन डाला था, बट सिंस डिस्टेंस इज नेवर निगेटिव, हमने एंड में क्या डाला जी, मॉडुलस ऐड कर दिया। मॉडुलस डालने के बाद हमें जो भी वैल्यू मिलता है दैट इज आवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये हो गया कंसेप्ट। अब इसके ऊपर हमें क्वेश्चन करेंगे तभी क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में जो दिया था वो उठाते हैं, चलेगा? सिर्फ कंसेप्ट रीड करके कभी कुछ भी हासिल नहीं होता अनटिल एंड अनलेस आप उसका एप्लीकेशन करो। अभी थर्ड वाला हुआ था क्या अपना? थर्ड वाला भी नहीं हुआ था ना? थर्ड वाला उठाते हैं क्योंकि वो वेक्टर फॉर्मेट में है ना। थर्ड वाला इक्वेशन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया था, क्या था जी? एक लाइन था जी, वेक्टर आर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2 आई कैप प्लस के कैप, और दूसरा वाला स्ट्रेट लाइन था जी 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ऐसा कुछ तो था, बराबर है। अब इसको अलॉट कैसे करेंगे? सिंपल, दिस इज आवर पोजीशन वेक्टर a1 एंड दिस इज आवर वेक्टर b1, दिस इज आवर पोजीशन वेक्टर a2 एंड दिस इज आवर वेक्टर b2। आप देखो, आपको n कैप फाइंड आउट करने के लिए जो भी कैलकुलेशन आप करोगे, 2 स्टेप में भी जा सकते हो, सीधा पहला वाला पार्ट ये एंड आफ्टर दैट पुटिंग दीज वैल्यूज हियर, या फिर आप सीधा इधर भी जा सकते हो। आई विल से 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करो जी, एन कैप। क्यों? क्योंकि भाई आपका ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। आपको क्या चाहिए, b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड, b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड। आपको ये रेडीमेड मिल जाएगा पहली स्टेप में। आगे आपको क्या करना है, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट करना है, और डॉट प्रोडक्ट करना हमको इजीली आता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए सिंपल तरीका, पहले क्रॉस प्रोडक्ट है बाद में डॉट प्रोडक्ट है। ये 2 स्टेप्स में करोगे, ये कंसेप्ट बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। शैल वी स्टार्ट? तो सबसे पहले एन कैप फाइंड आउट करेंगे।
B1 B2 okay. N cap is represented as B1 cross B2 upon मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2, इसको हम प्लस माइनस, सबसे पहले हम किसके लिए जाएंगे जी, न्यूमरेटर के लिए। हमारा B1 क्रॉस B2 क्या आएगा जी, हम जानते हैं यहां पर गेस्ट अपीयरेंस होता है डिटरमिनेंट का 3/3 वाले। सेकंड रो में कौन आएगा जी, वेक्टर B1 आएगा 2,0,1 एंड थर्ड रो में कौन आएगा जी, वेक्टर B2 आएगा 1 1 -1। आपको B1 क्रॉस B2 मिल जाता है, देखो क्या मिलता है, आई कैप मल्टीप्लाइड विद 0 into -1 0 माइनस ऑफ 1 प्लस जे कैप मल्टीप्लाइड विद 1 into 1 minus 2 into -1 that is +2 plus k cap multiplied with 2 into 1 -0 ओके आपको क्या मिला जी, माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ये क्या मिला जी आपको, वेक्टर B1 क्रॉस B2। उसका मॉडुलस भी निकाल लेते सीधे हाथ। व्हाट इज मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, रूट ओवर -1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट 14। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं एन कैप का वैल्यू इज प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 14 मल्टीप्लाइड विथ माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ये हमें क्या मिला जी, एन कैप। यहां पर पहला पड़ाव खत्म, क्रॉस प्रोडक्ट वाला। ये क्लियर है। अब हमने देखो क्या किया था, एन कैप के साथ डॉट डॉट खेला था। क्यूएन मतलब क्या था बेसिकली, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। अब A2 माइनस A1 का डॉट डॉट खेलना है जी इसके साथ, ठीक है। दूसरे वाले स्टेप पे चलते हैं। आपका वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 देखो क्या आता है, A2 माइनस A1 2i माइनस I माइनस जे प्लस जे 0, के तो है ही नहीं तो वो भी 0, मतलब इसका क्या है बस I। ये आई कैप है, ये आयोटा वाला है नहीं। तो अब देखो क्या करना है आपको, A2 माइनस A1 इसका डॉट प्रोडक्ट करना है विथ एन कैप। और जब डॉट प्रोडक्ट करने के लिए जाते तो हमें पता है क्या होता है, जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है तो हमें पता है क्या होता है, उनके सेम कैप सेम साथ में जाते हैं। आई कैप साथ में जाएगा, जे कैप साथ में जाएगा, के कैप साथ में जाएगा। यहाँ पर जे कैप के कैप 0 है तो सब 0 ही में आएगा। आपको सिर्फ आई कैप देखो क्या है, दिस मल्टीप्लाइड विद दिस, फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप देखोगे ये आपका बन जाएगा जी अब वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट विथ एन कैप। A2 माइनस A1 क्या मिला जी, आई कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप डॉट विथ 1 अपॉन रूट 14 इन ब्रैकेट माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। अब डॉट प्रोडक्ट के साथ में हमने क्या देखा था भाई, कोई भी अगर स्केलर आता है उसको हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। याद आ रहा है प्रॉपर्टीज स्केलर प्रोडक्ट के, मल्टीप्लीकेशन विथ स्केलर डज नॉट इंटरफेयर विथ स्केलर प्रोडक्ट। तो हमने सीधा ये प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 14 को बाहर लेकर आ गए। अब सिर्फ इन दोनों का डॉट डॉट होगा जी, 1 इंटू -1 -1, 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 2 0, ठीक है।
मल्टीप्लाई करो, देखो आपको क्या मिलता है, 1/√14 ही मिलता है आफ्टर टेकिंग मॉड। आपको ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे माइनस प्लस मिलेगा, मॉड लगाने के बाद आपको क्या मिलेगा जी, 1/√14। दिस इज द लेंथ ऑफ PM। और ये जो लेंथ मिला है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दोज टू स्ट्रेट लाइंस। ये क्लियर है? अब मेरा सिंपल क्वेश्चन, PM अगर शॉर्टेस्ट लेंथ अगर शो करता है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, PM क्या होगा, 0 होगा। PM इज रिप्रेजेंटेड एज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो इसका मतलब क्या रहेगा, ये तो स्केलर है, मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये नॉन जीरो ही रहने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, ऊपर का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। और डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, परपेंडिकुलर के लिए 0 रहता है, परपेंडिकुलर के लिए 0 होता है, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर रहेंगे। A2 minus A1 and B1 cross B2. B1 cross B2 is perpendicular to both lines. B1 cross B2 ऐसा रहेगा, perpendicular to both lines. और A1 और A2 इसको perpendicular तब भी होगा जब A1 and A2 सेम प्लेन पे रहेंगे, मतलब वो स्क्यू लाइंस नहीं रहेंगे, मतलब एक प्लेन पे है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। ये समझ में आया? अभी हमने वेक्टर फॉर्मेट देखा, कार्टेशियन फॉर्मेट में ये बहुत इजी है। हम पहले कार्टेशियन देख सकते थे, वेक्टर में इसलिए देखा बिकॉज ऑफ दैट डायग्राम। डायग्राम में आपको विजुअलाइज हो जाता है कि भाई परपेंडिकुलरिटी ऑफ वेक्टर्स एंड ऑल, इसलिए हमने सबसे पहले वेक्टर फॉर्मेट में देखा। ठीक है, हम जब अब कार्टेशियन फॉर्मेट में करें ना तो वापस से शुरुआत से नहीं देखेंगे। हमारा जो फॉर्मूला है 2 स्टेप्स में करें ना, पहले वेक्टर प्रोडक्ट बाद में स्केलर प्रोडक्ट, यही 2 चीजें अब हम किस में कन्वर्ट करके करेंगे, कार्टेशियन फॉर्मेट में। तो सबसे पहले 2 स्ट्रेट लाइंस अज्यूम करके चलते जी। लेट x माइनस x1 अपॉन L1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन M1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन N1 एंड x माइनस x2 अपॉन L2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन M2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन N2 are 2 given lines. और अगर आप कंपेयर अगर करोगे किसके साथ, इसको वेक्टर फॉर्मेट के वेक्टर A1 पोजीशन वेक्टर, A2 वेक्टर B1 एंड वेक्टर B2 के साथ अगर आप कंपेयर अगर करना चाहोगे, आपका A1 इज व्हाट, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। आपका A2 क्या रहेगा जी, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। आपका वेक्टर B1 नीचे वाला पार्ट मतलब L1 i कैप प्लस M1 j कैप प्लस N1 k कैप, और आपका वेक्टर B2 रहेगा जी L2 i कैप प्लस M2 j कैप प्लस N2 k कैप। वेक्टर को बोरो कर रहे हैं हम हमारे काम के लिए, हमें यही 4 चीजें पता होनी चाहिए। 2 पॉइंट्स एंड 2 वेक्टर्स, 2 पॉइंट्स एंड 2 वेक्टर्स। ये पॉइंट्स मतलब पोजीशन वेक्टर। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट किया था, एन कैप किया था, याद है, एन कैप किया था। तो एन कैप को हमने क्या बोला था जी, प्लस माइनस वेक्टर B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2 किया था।
याद है? अब B1 क्रॉस B2 को हम कैसे लिखते हैं बेसिकली, आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पर आएगा जी अब L1 M1 N1 और यहाँ पर आएगा जी L2 M2 एंड N2। ये किसका वैल्यू आएगा? B1 क्रॉस B2 का, B1 क्रॉस B2 का। दिस इज इक्वल टू B1 क्रॉस B2। तो देखो आपको B1 क्रॉस B2 क्या मिल जाता है, M1 N2 माइनस N1 M2 आई कैप प्लस N1 L2 माइनस L1 N2 जे कैप प्लस L1 M2 माइनस M1 L2 के कैप। आपको ऐसा कुछ क्या मिल जाता है जी, वेक्टर B1 क्रॉस B2। अब हमें क्या चाहिए जी, इसका मॉडुलस चाहिए रहेगा। इसी का स्क्वायर करके रूट, और बहुत लंबा जाएगा, वो मैं लिखते हुए नहीं बैठ रहा। इनके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके, लाइक इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, M1 N2 माइनस N1 M2 का होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस L1 N2 का होल स्क्वायर प्लस L1 M2 माइनस M1 L2 का होल स्क्वायर। ये जैसे ही डिवीजन परफॉर्म करेंगे, ये जैसे ही हम क्या परफॉर्म करेंगे जी, डिवीजन, ये हमारा किसका वैल्यू मिलता है जी, एन कैप का वैल्यू मिलता है कार्टेशियन फॉर्मेट में। ये हमारा हो गया जी वेक्टर प्रोडक्ट वाला। अब आते हैं जी स्केलर प्रोडक्ट वाले पार्ट पे। हमने पीएम का वैल्यू क्या निकाला था जी, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट विथ एन कैप। इस फॉर्मेट में याद रखो, एन कैप निकालने के लिए वेक्टर प्रोडक्ट, ये निकालने के बाद उसका लेंथ निकालने के लिए, एक्चुअल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए स्केलर प्रोडक्ट विथ एन कैप। ठीक है, A2 माइनस A1 इंटू ए कैप। अब देखो A2 माइनस A1 मतलब क्या हो जाएगा आपका, X2 माइनस X1 आई कैप प्लस Y2 माइनस Y1 जे कैप प्लस Z2 माइनस Z1 के कैप। तो देखो अब ये क्या हो जाता है, इसको A2 माइनस A1 को मैं ऐसे खड़े में लिखता हूं, X2 माइनस X1 आई कैप प्लस Y2 माइनस Y1 जे कैप प्लस Z2 माइनस Z1 के कैप। ये मैट्रिक्स नहीं है, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये जस्ट हमने उस वेक्टर को लिखा हुआ है। ठीक है, और एन कैप का वैल्यू, एन कैप का वैल्यू ये डालने से बेटर कौन सा डालना इजी रहता है जी, ये ऊपर वाला पार्ट, ये न्यूमरेटर जो है ना, इसकी जगह ये ऊपर वाला पार्ट अगर लिखोगे तो दिस बिकम्स इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट विथ 3/3 डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप L1 M1 N1 L2 M2 N2 डिवाइडेड बाय, रूट नहीं डालते सीधा, मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। अब देखो ये डॉट प्रोडक्ट करने के बाद एग्जैक्टली होता क्या है, डॉट जब करने के लिए जाएगा आई कैप के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, जे कैप के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, के कैप के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि देखो ना, सेकंड रो या फिर थर्ड रो वेक्टर शो कर रहा है क्या, आई कैप जे कैप के कैप जिधर है उधर ही है, मल्टीप्लीकेशन के लिए जाएगा। तो देखो क्या हो जाता है, x2 माइनस x1, ये आई कैप का इधर का कोएफिशिएंट, इधर का कोएफिशिएंट कौन है, 1 है,
तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो आपको क्या मिलता है, पी एम इज इक्वल टू x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, L1 M1 N1, L2 M2 N2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपको मिलता है जी M1 N2 माइनस N1 M2 का होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस L1 N2 का होल स्क्वायर प्लस L1 M2 माइनस M1 L2 का होल स्क्वायर। ये जो बॉक्स मिला है दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपको डेरिवेशन में थोड़ा सा बोर हो गया होगा, आई कैन से, ठीक है। अब याद कैसे करें इसको, 3/3 वाला ही फॉर्मेट है जो क्रॉस प्रोडक्ट में आता था, बस आई कैप जे कैप के कैप की जगह पर देखो क्या आएगा आपका, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, अदरवाइज पूरा का पूरा फॉर्मेट सेम। ये क्लियर है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। हमारा होमवर्क में जो सेकंड वाला क्वेश्चन था वो निकालो, उसमें भी नहीं मिला था ना हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नॉन कोप्लेनर नॉन पैरेलल लाइंस थे। हो गया नोट डाउन क्वेश्चन। x minus 1 upon 3 is equal to y plus 1 upon 2 is equal to z minus 1 upon 5। ये हमारा पहला वाला लाइन था और दूसरा वाला लाइन था जी x plus 2 upon 4 is equal to y minus 1 upon 3 is equal to z plus 1 upon minus 2। ये फॉर्मूला सीधा अगर अप्लाई कर सकते हो तो भाई 2 स्टेप में आंसर आ जाता है। जैसे कि हमें जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए रहेगा, हमने लेट से उसको पकड़ लिया d, इसको सीधा लिखो जी पूरा का पूरा मॉडुलस के अंदर। देखो मैं क्वेश्चन में फॉर्मूला वगैरह भूल जाओ, फिलहाल वो पैटर्न याद रखो, बस पैटर्न को हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्मेट है, ऊपर आपका 3/3 वाला डिटरमिनेंट है, ठीक है। 3/3 वाला डिटरमिनेंट है, उसमें आपको x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 के बीच में क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर x2 y2 z2 क्या रहेगा जी, -2 +1 -1, ये है जी x2 y2 z2। यहाँ पर x1 y1 z1 का वैल्यू क्या है जी 1 -1 1, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए प्लस माइनस में, ठीक है। तो कैसे करेंगे जी, -2 -1, ठीक है, +1 माइनस ऑफ -1 तो 1 + 1, ठीक है, -1 -1, ठीक है। नेक्स्ट L1 M1 N1 मतलब सीधा इसके डिनोमिनेटर दैट इज 3, 2, 5, यहाँ पर आपका आएगा जी 4, 3 एंड -2, यहाँ तक आ गया। अब नीचे क्या करना है जी, रूट ओवर दिस माइनस दिस का स्क्वायर, 2 × -2
-4 -3 इंटू 5 15 इसका स्क्वायर प्लस दिस इंटू दिस का स्क्वायर दिस माइनस दिस का स्क्वायर 5 इंटू 4 20 -3 इंटू -2 +6 हो जाएगा माइनस साइन के साथ उसका स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 -4 इंटू 2 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9 -4 इंटू 2 8 इसका स्क्वायर इससे डिवाइड करना है। आपको ऊपर डिटरमिनेंट की वजह से स्केलर क्वांटिटी मिलेगा, नीचे भी स्केलर क्वांटिटी ही मिलता है। ये हो जाएगा आपका -3 ये +2 ये -2। डिटरमिनेंट आप निकाल सकते हो, आपको जो भी मेथड कंफर्टेबल है उसके हिसाब से। सैरस मेथड से जाए, छोटे नंबर से इजीली हो जाएगा। -3 + 2 -2 +12 2 इंटू 5 इंटू 4 +40 -2 इंटू 3 इंटू 3 -18। हाँ उल्टा जाएंगे तो नेगेटिव साइन के साथ -3 इंटू 5 इंटू 3 -45 2 इंटू 3 इंटू -2 -12 -2 इंटू 2 इंटू 4 -16। अब जहां जहां पर आपका सिंप्लीफाई हो सकता है कर लो। डिनोमिनेटर में देखो आपका क्या आ गया, -4 माइनस ये 19 होता है तो ये हो जाएगा आपका 361 प्लस ये 26 का रहता है जी 676, ये तो आपका 1 है। ठीक है, इन नीचे वालों का एडिशन क्या आता है जी इनका 1 ये नीचे 8 आ गया 6 7 13 हो जाता है, कैरी ओवर 1। ठीक है, ऊपर अब देखो डिनोमिनेटर क्या, सॉरी न्यूमरेटर आपका क्या है आगे 14 में से 18 अगर चलेंगे तो 22 बचता है, 22 + 12 34 34 + 12 46 46 + 45 91 91 + 16 107 107 107 ऊपर मिला और नीचे क्या मिला जी 1038। नीचे वाले का पता नहीं बट ऊपर वाला तो प्राइम नंबर है। ठीक है, नीचे वाला नहीं है प्राइम नंबर, 2 से डिवाइड होता है। समथिंग अबाउट 100 डिवाइडेड बाय समथिंग अबाउट 1000 0.1 यूनिट इतना पास से जा रहा है बट इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ये समझ में आ गया? ओके आगे 1038 ओके अब चेंज हो जाएगा। दिस इज लाइक अराउंड 32 के ऊपर है, 1024 रहता है ना 32 का स्क्वायर, ये अराउंड 32 पॉइंट समथिंग आएगा तो 107 डिवाइड बाय 32 पॉइंट समथिंग 3 से लेकर 4 के बीच में आएगा ये आंसर। ओके चलो स्क्यू लाइंस थर्ड टाइपोलॉजी, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब स्क्यू लाइंस। अगर किसी ने पूछा भाई स्क्यू लाइंस क्या रहता है, याद रखने का 2 नॉन आता है, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग, बोले तो स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस के ऊपर आता है एक ही कंसेप्ट दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। उन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब आएगा, जब दोनों लाइंस एक जगह पर परपेंडिकुलर रहेंगी। ठीक है, दैट लेंथ इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो डायग्राम के अंदर का पीएम, हम हमेशा वही फाइंड आउट कर रहे थे। ये क्लियर है? इसको फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है उसमें वेक्टर प्रोडक्ट भी यूज होता है एज वेल एज डॉट प्रोडक्ट भी यूज होता है। ये अकेला कंसेप्ट है जिसके लिए मैं वेक्टर फॉर्म प्रेफर करता हूं बिकॉज कार्टेशियन फॉर्म काफी मगजमारी देता है। ठीक है, वेक्टर फॉर्मेट में क्या करना है आपको, सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, वी हैव टू फाइंड आउट एन। देखो आपको क्या रहेगा, आपके पास a1 a2 b1 b2
वेक्टर फॉर्मेट में ये पता रहेंगे, ठीक है। एन कैप के लिए आपको सबसे पहले इनको उठाना है, तो एन कैप क्या आएगा आपका प्लस माइनस b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। यहां से आप सबसे पहले एन कैप निकाल लो। एंड सेकंड स्टेप रहता है जी हमारा जो पीएम है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू a2 माइनस a1 डॉट डॉट एन कैप। खत्म, आपको मिल जाता है जी आंसर। ये क्लियर है? आपका सबसे ज्यादा टाइम इधर जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, वेक्टर मिलेगा, उसका मॉडुलस भी निकालना है, डिवाइड भी करना है। एन क्या आपका 60 से 70% ऑफ कैलकुलेशन वाला टाइम खाएगा। अगला वाला पार्ट काफी इजी है, ठीक है। और हर क्वेश्चन के लिए क्या बोला है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा स्टेप होता है, पहला वाला स्टेप होता है। इधर ही बहुत सारे स्टूडेंट्स कैलकुलेशन में एक तो गंदा गंदा करते हैं या फिर गिव अप कर देते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको और कुछ क्वेश्चंस नहीं दूंगा। कल जो हमने होमवर्क में दो हमारे इंटरसेक्ट हुए थे, दो हमारे इंटरसेक्ट नहीं हुए थे। जो नहीं हुए थे वो तो हमने क्लास में ले लिया, जो हुए थे उनके ऊपर ये ट्राई करके देखो, उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं whenever the shortest distance between two straight lines, कैसे भी रहे, स्क्यू ही रहे ऐसा जरूरी नहीं है, स्क्यू रहेंगे तो नॉन जीरो रहेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। whenever shortest distance between two lines is 0, they are intersecting lines, and if it is non-zero they are non-intersecting lines। ये क्लियर है? ये कंसेप्ट का मेन पर्पस क्या है, समझ में आ गया? ओके। यहाँ पर हमारा स्ट्रेट लाइन इन 3D क्या हो जाता है जी, शटर डाउन हो जाता है। इतना ही पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। क्यों नहीं पूछा जाता वापस से बताता हूँ। लाइन कौन से डायमेंशन वाला एलिमेंट है, हम कौन से डायमेंशन में फिलहाल, ये पड़ोसी का पड़ोसी है, दूर का रिश्तेदार है, ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा। वही जब स्ट्रेट लाइन कौन से डायमेंशन में आया था, 2D में, कितने देखे थे अपन ने, 2 लाइन्स, 3 लाइन्स, 1.1 लाइन, 2.1 लाइन, 1 लाइन, सॉरी 2 लाइन्स, 1 पॉइंट, एंगल बाइसेक्टर एंड ऑल, याद है? 3D में स्ट्रेट लाइन का इतना ही होता है। यहाँ पर हम बोलते भाई हमारा 3D का इंटरवल आ गया, आधा पार्ट हमने कर लिया। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज, वेक्टर की आदत डाल ली, एंड स्ट्रेट लाइन इन 3D हमने देख लिया। स्ट्रेट लाइन बनाने के दो ही तरीके हैं, डायरेक्शन रेशियो पता रहे और एक पॉइंट पता रहे, या फिर 2 पॉइंट पता रहे। एक और मगजमारी एक्स्ट्रा आ गई 3D के अंदर इक्वेशंस बनाते टाइम। यहाँ पर 2 टाइप्स के इक्वेशन बनते हैं, एक बनता है जी वेक्टर फॉर्म और एक बनता है जी कार्टेशियन फॉर्म। म्हणजे तळ्यात मळ्यात खेळल्यासारखं कन्वर्जन हम कर सकते हैं, ठीक है। इनके बीच का एक पार्ट है जो काफी हेल्पफुल रहता है, पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। आपको कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चूज करना पड़ेगा भाई वेदर टू गो फॉर वेक्टर और कार्टेशियन। कार्टेशियन में बहुत सारे इजीली हो जाते हैं, ठीक है। पर जब भी आपका क्रॉस प्रोडक्ट आता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में कार्टेशियन का कैलकुलेशन नजरों के सामने बहुत पेचीदा दिखता है। ऐसे टाइम पे आई विल से गो फॉर वेक्टर। सिर्फ स्क्यू लाइंस के लिए वेक्टर के लिए जाओ, अदरवाइज ऑल द टाइम गो फॉर कार्टेशियन फॉर्मेट। पैरामेट्रिक फॉर्मेट बनाना इजी हो जाता है। स्ट्रेट लाइंस के ऊपर हमने जब 2 स्ट्रेट लाइन देखे तो क्या देखा जी, उसके ऊपर हमारे 2 ही कंसेप्ट होता है, एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइंस और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइंस। उसके बाद हमने 1 पॉइंट एंड 1 लाइन देखा, उसके ऊपर कितने कंसेप्ट आते हैं, 3 ही आते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेंथ ऑफ दैट परपेंडिकुलर और रिफ्लेक्शन ऑफ दैट पॉइंट, यही आता है। लाइंस के अंदर 3D के अंदर 3 टाइपोलॉजी देखे थे, पैरेलल, ऑलवेज कोप्लेनर, नॉन पैरेलल, मे बी कोप्लेनर, मे बी नॉन कोप्लेनर। तो नॉन पैरेलल नॉन कोप्लेनर मतलब ही नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस रहते जी स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस के ऊपर एक ही कंसेप्ट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। निकालने के लिए ये वाला तरीका, वेक्टर के तरीके से जाओगे 2 स्टेप में आंसर निकल जाता है, सिर्फ कैलकुलेशन ही लंबा है। ये क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे जी, प्लेन शुरुआत करेंगे, डरा नहीं रहा बट स्पॉइलर अलर्ट।
प्लेन जो रहता है, प्लेन कौन से डायमेंशन का एलिमेंट है? 2D में। और अब हम कौन से स्पेस में? 3D स्पेस में। अब ये दूर के रिश्तेदार नहीं है, काफी पास वाले रिश्तेदार हैं। प्लेन स्पेस में अब बहुत सारा काम करने वाला है। प्लेन के साथ पॉइंट भी आएगा, प्लेन के साथ लाइन भी आएगा, प्लेन के साथ और एक प्लेन भी आ सकता है, एंड सो ऑन। ये क्लियर है?